नमस्कार। कि निर्भया या डॉक्टर दिशा का इंसिडेंट और ये एक हादसा का जो हादसा हुआ, ऐसे मैं सोचता हूँ कि हर बार ऐसा भगवान मुझे मौका ना दे, ऐसे कोई घटनाओं के बारे में मैं ना बोलूँ। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना घटें। लेकिन क्या ये मानसिकता लोगों में होते जा रही है कि ऐसे घटने बार बार हो रहे हैं, या कानून की कमी है या लोग के सोच विचारधारा की कमी है। मुझे अच्छा याद है 2014 में मोदी जी ने लाल किले से अपने स्पीच में बताया था कि उन्होंने कहा कि हर लड़की अगर रात में देर से आती है तो पिता या परिवार का कोई भी सदस्य उसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे, अब क्यों आ रहे हैं, इतनी देर किस लिए हुई, किससे बात कर रहे थे, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन लड़के के पिता या लड़के के माँ या उसके कोई सगे संबंधी कि अपना बेटा कहाँ गया, किधर गया, क्या करा, कैसे करा, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। इस तरीके की बात लाल किले से जब मोदी जी कह रहे थे तो मुझे विश्वास था कि मोदी जी इसके ऊपर उनके ओर से भी वो अंकुश करेंगे, ऐसे चीज़ों पे लगाम लगाएंगे। तो मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि लाल किले की भाषण से आपने जो मुद्दा उठाया था कि हर लड़के के माँ बाप को की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो अपने बच्चे पे नज़र रखे ताकि वो दुष्काम या बुरा काम ना करे। तो मैं मोदी जी से भी यही विनती कर रहा हूँ कि ये जो केस में जो भी लड़के हैं, इन लड़कों के साथ उनके माँ बाप को भी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि जब माँ बाप अगर बच्चों की परवरिश सही करते हैं तो ऐसे दरिंदे और ऐसे घिनौने लोग समाज में नहीं आएंगे। एक आपने आधी रात को नोटबंदी की, देश ने स्वीकार किया। आपने आधी रात को जीएसटी के ऊपर कानून बनाया, देश ने स्वीकार किया। लेकिन ये क्या, एक अभागन माँ की रोड पे रोते हुए बिलबिलाते हुए रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसकी नहीं सुनी गई और आधी रात 2:30 बजे रात को उसकी बेटी की चिता निर्दय पूर्वक से ले जाकर उसे अंतिम संस्कार किया जाता है। मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में कहीं भी कोई भी स्मशान में रात 7 बजे के बाद किसी का दाह संस्करण होते हुए वो लोग देखे क्या? मैं सुना था कि जो किन्नर जाति के लोग होते हैं उनका अंतिम संस्कार वो लोग आधी रात में करते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदू धर्म की किसी बहू बेटी को जो है सो आधी रात को उसका अंतिम संस्कार करते हुए। ऐसी क्या जल्दी थी? 3-4 घंटे की ऐसी कौन सी जल्दी थी? ऐसे कौन से राज छुपाने के थे? ऐसे कौन सी चीज लोगों को पता नहीं करनी थी कि जो आधी रात को आपने वहाँ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना माँ की, उस लड़की की माँ की भी ना सुनते हुए, जब माँ गाड़ी के सामने लौट कर रो रही थी कि वो बता रही थी रिपीटेडली कि सुबह हम लोग धर्म अनुसार उसका जब अंतिम क्रियाक्रम करेंगे, तो वो क्यों करने नहीं दिया गया? क्योंकि विधि विधान के साथ वो लोग अपने आखिरी दर्शन सभी जने, आज देखते हैं कि कोई नेता मरता है तो उसके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है, उसके लिए लाइना लगते हैं कि मैं 2 दिन 3 दिन का टाइम लेकर सब कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं कि मने नेता अलग है और गरीब आदमी अलग है। ऐसी विचारधारा हिंदुस्तान के नेताओं में या एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है, पता नहीं। लेकिन मैं कोई पार्टी या कोई किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोगों ने चुना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया कि हम उसे पूछें। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी और योगी जी, आप लोगों ने धर्म के लिए काफी किया और लोग मानते हैं कि आप धर्म बोले तो मोदी जी योगी जी और योगी जी मोदी जी वो तो धर्म है।
तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या ये ऐसा है? हाँ, बिल्कुल आप भी सहमत होंगे इस चीज से, और जितने भी मोदी जी के चाहने वाले हैं, योगी जी के चाहने वाले, वो भी सहमत होंगे। लेकिन मोदी जी और योगी जी इतने मसरूफ काम में, माने 20-20 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी पैसा खाकर निकम्मे ऑफिसर, ये जो निकम्मे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो भी है, इतनी निर्दय पूर्वक, इतनी अहंकार भरी ठोस और कठोर नीति के साथ वो लोग कैसे आते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं। मुझे जहां तक अच्छी तरीके से याद है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो आईएएस के एग्जाम्स के बाद जो ट्रेनिंग सेशन हो, उसमें बताया जाता है कि मॉब कभी कोई संकट, कोई टेंशन की वजह से किस तरीके से नाराज होता है तो उन्हें कैसे टैकल किया जाता है, उसके डेमोस किए जाते हैं, उसके सिस्टम को समझाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। क्या ये लोग यही सीख करके ऑफिसर बने कि मॉब के खिलाफ जाए? कोई लड़की की मानसिक स्थिति उसके हाथ में नहीं रहती जब उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो अपने विलाप में रोते रहती है। वैसी माँ को आप सतवाना देंगे या उससे सताएंगे? ये बहुत शर्म और गंदी बात है, क्योंकि वो ऑफिसर्स जो भी इस निर्णय में इन्वॉल्व है, उन पे भी सख्ती से कार्रवाई करनी ही चाहिए। माने क्या वो लोग एक माँ का दर्जा नहीं समझ सकते? एक माँ की कोख उजड़ गई, एक माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है, और अपनी बेटी के दुखदाई 19 साल की लड़की, क्या उम्र है वो, 19 साल किसको कहते हैं, हाथ पीले करने के टाइम पर उसको अंतिम क्रियाक्रम किया जा रहा है, तो वो भी माँ के अनुमति से, माँ के कंसर्न से नहीं की जा सकती थी। 100% की जा सकती है, लेकिन इसमें उन अधिकारियों का अहंकार, उन अधिकारियों को बल का अभिमान, घमंड, इसमें वो इतने मतलब इतने वो मग्न हो गए कि किसी की तकलीफ समझने के वो काबिल नहीं रहे। मैंने वो अपनी चाहते थे कि अपनी ड्यूटी करें और वहां से चले जाएं। मैं जो भी इसमें ये काम में इन्वॉल्व हुए, मैं उनकी निंदा करता हूं। और योगी जी, मोदी जी जैसे जो नेता है, जिसको भारत देश के वासियों ने, उत्तर प्रदेश के वासियों ने दिलो जान से चुना है, वो लोग इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं ऐसा में मान करके आप सभी से ये शेयर करने के लिए मैं आया था। अभी आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे देश में करीब करीब क्रिमिनल केसेस हमारे पास 3,27,00,000 केसेस हैं, जिसके अंदर करीब करीब 2,17,000, करीब करीब 2,70,000 केसेस अगेंस्ट वुमेन है। कितनी शर्म की बात है, जिस भारत देश की संस्कृति बताती है कि एक नदी को मां कहकर पुकारते हैं, किसी पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं, जिसमें जान है, जीव है। एक स्त्री जो बचपन में बेटी एक अभिमान का रूप होती है, किसी की पत्नी पति का अभिमान होती है, किसी की मां बेटे की पहचान होती है, वैसी स्त्री को इतनी निर्दयन पूर्वक अंतिम क्रिया काम करने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहता हूं कि देश में जो 2,17,00,000 अगेंस्ट वुमेन केसेस हो रहे, इसमें कमी होना जरूरी है। इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। आपने जीएसटी, आर्थिक व्यवस्था को सुधार रहे हैं, आप नोटबंदी करके आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना हम आर्थिक तौर पे अच्छे हों जब हमारे घर की बहू बेटी अगर सुख शांति से नहीं रही, तो आपके पूरे नीतियां बेकार है और उसका कोई वैल्यू नहीं है। पहला, कानून इतनी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन गद्दारों को, जैसा कि अभी निर्भया के केस में 7 साल तक वो लोगों को पाले, ये पैसा उनका जो खान पान का, उनको देख रेख करने का जो खर्चा होता है, वो हम सबका है, और हम सबके खर्चे से ऐसे गद्दारों को पालना मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। और निर्भया की माँ इतनी तजुर्बेकार हो गई है कि वो अपनी बेटी की जो लड़ाई लड़ी, तो उससे कैसे कैसे कानून के तकलीफों को झेलने पड़े, उनसे बैठ करके विमर्श करके जो कानून के
बड़े बड़े नेता है, कानून के मंत्री हैं, उनको बुला करके उनसे बात करके उसमें जो खामियां हैं उसको नोट करके उस खामियों को दूर करके अगले गद्दारों को यहाँ का खान पान जो मिल रहा है, मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो ऑक्सीजन होती है वो भी वो गद्दारों को ना मिले। उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देनी चाहिए और उनको जो संस्कार देकर माँ बाप पाल रहे हैं वैसे लोगों को भी शिक्षा देना जरूरी है। आप देखिए क्या हाल ही में मीडिया, खासतौर पे बड़े मीडिया के लोग, आप दीपिका पादुकोण के बारे में न्यूज जब आता है, उसने ये ड्रेस पहना, उसने ये गाड़ी में आई, उसके पास ये गाड़ी है, उसका ये है वो है, ऐसे सारे चीज़ें उसकी जीवन शैली के बारे में बताते हुए उसके बारे में घंटों से बताते गए। लेकिन इस लड़की के साथ निर्दय पूर्वक मैंने उसकी जबान कट गई, उसकी पीछे के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो टूट गया, उसको पैर टूट गए, उसको इतना निर्दय पूर्वक उसके साथ जो व्यवहार हुआ, उसका विश्लेषण, उसका दुख कोई बड़े मीडिया में शुरुआती तौर पर नहीं आया। 9 दिन तक वो कोमा में रही, बात करने के लायक नहीं रही। जब वो बात करने के लायक है, जब उसके पास उसको वेंटिलेटर लगाया गया, उस वेंटिलेटर की परिस्थिति में भी जो सो पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है, ऐसा मैं किसी न्यूज चैनल के द्वारा सुना था कि ये कहां तक सही है। मैंने जिस बेटी ने बता दिया कि इन कल्प्रिट्स ने, और 9 दिन तक सिर्फ एक ही बंदे को अरेस्ट किया गया, एक ही गद्दार को अरेस्ट किया गया। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं वहां के जो लोकल छोटे छोटे मीडिया के जो कर्मी हैं, छोटा सा मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हों, चाहे छोटे छोटे टीवी चैनल के लोग हों, वो लोगों ने रियल हीरो का काम किया, इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को मस्तिष्क पर चढ़ाया और चढ़ा करके मजबूर करा के वो लोग दबाव बनाए। उसका ही ये मीडिया भी एक गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, माने हमारे लिबर्टी फ्रीडम को सेफगार्ड करने का एक अच्छा सा स्तंभ है। उनके तरफ से ये चीज़ नेशनल मीडिया में आई और आज जितने भी मंत्री हैं, जितने भी वहाँ के बड़े बड़े नेता लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, और इसके ऊपर वो लोग कार्रवाई तेजी से कर रहे हैं। लेकिन 9 दिन तक क्यों देरी हुई? 9 दिन के बाद 14 दिन का भी वो उसने नहीं गुजारे और उसका दिन का सूरज नहीं निकले तक उसको रातों रात ऐसा जला दिया गया जैसा कि कोई वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था कि अगर घंटा 2 घंटे रोकने से कुछ होने वाला नहीं था। तो जो कार्रवाई हुई वो बहुत, मैं उन सब की निंदा करता हूं जो इस काम में और इस निर्णय में इन्वॉल्व है, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर के अधिकारी हों। ये अधिकारियों के ही फेल्यूर है, उसके वजह से गवर्नमेंट का भी नाम खराब हो रहा है और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार का भी नाम खराब हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरफ से पुरजोर ताकत लगा रही है कि इस चीज को संभाला जाए, बट आप देख रहे हैं कि रिपीटेडली ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारक कौन है? इसके ऊपर एक स्पेशल टीम बनाए और खास तौर पे कानून विभाग के जो मंत्री हैं वो लोग एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाए कि इस तरीके के केसेस को किस तरीके से जल्दी खत्म किया जा सकता है। तरफ जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, ये कैसी मानसिकता है? किस टाइम पर ये नारा दिया जाता है और कब लोग भूल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता। एक तरफ सैनिकों की बुरी हालत होती है कभी, और दूसरी तरफ कभी जो है सो किसान की। ये किसान की तो बेटी थी, खेती तो करने गई थी वो अपने माँ के साथ। खेती करने जाने वाली लड़की को माँ के चुंगल से हटा करके वहां से उसे इतना निर्दयपूर्वक तरीके से उसका मर्डर किया जाता है, उसे यातनाएं दी जाती है। तो जब एक किसान की बेटी सुरक्षित नहीं है तो बहुत, क्योंकि अपना देश बेसिकली एग्रीकल्चर, खेती-बाड़ी के ऊपर ही निर्भर करता, अपनी आर्थिक अवस्था पूरी खेती-बाड़ी पर। मैं समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5,05,000 गांव हैं जिसके अंदर 70% लोग खेती के ऊपर निर्भर करते हैं और करीब 30% आमदनी खेती से होती है। अगर खेत सुरक्षित नहीं रहा, खेती करने वाले सुरक्षित नहीं रहे और खेती करने वालों के ऊपर ऐसे जुल्म होते हैं
तो लोग डरेंगे, तो खाएंगे क्या, अपनी आर्थिक व्यवस्था होंगी क्या, इसके बारे में भी आप लोग सोचना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं भाषण दूं, लेकिन एक दुख होता है कि ऐसी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में हो रही है और इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ये बड़े दुख की और तकलीफ की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पूरे विश्व स्तर में हमारी पहचान किसान से है और अपने देश में किसान सुरक्षित नहीं है, ऐसा मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएगा। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे देश का क्या नाम होगा, इसके बारे में कानून मंत्री और कानून विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, वो सोचें और उनकी सुरक्षा के बारे में आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ना हो। ऐसा निर्णय अगर लेते हैं तो देश का भी नाम होगा और कई बेटियां ऐसे दरिंदों के हाथों बली होने से बच जाएंगी। ये बड़ी दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे, खासतौर पर लड़कियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, उसमें करीब 36,000 केसेस अभी भी पेंडिंग है। सोचिए कि 36 पेंडिंग केसेस के अंदर कितने मुजरिम होंगे, उनका खान पान, किसकी बाप की जागीर है, किसका पैसा है जो वो गधों के पीछे, वो सुअरों के पीछे लगाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो हम टैक्स देते हैं, ऐसे दरिंदों को पालने के लिए मैं तो कतई पसंद नहीं करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी चाहने वाले मेरे दोस्त लोग हैं वो लोग भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि 36,000 मुजरिम केसेस के अंदर कितने मुजरिम होंगे, लाखों। इन लाखों मुजरिमों को मुफ्त की रोटी, उनका देख रेख, उनका नल, लाइट, पानी, खर्चा, उनको हर तरीके से सुख सुविधा से रखा जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो दरिंदे, उनको अपना पैसा उनका इस्तेमाल में आए। मैं चाहता हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनको सजा देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देकर उन्हें यहाँ देश इस पवित्र भूमि को पुण्य भूमि के तौर पर अगर हमें बनाना है तो ये दरिंदों को जल्दी से जल्दी फांसी देना जरूरी है। हम मोमबत्ती लगाते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे मुद्दे अगर सोशल मीडिया पे आते हैं तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं और आपकी आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो कानून मंत्री और हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस में खास तौर पर जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका निर्णय लिया जाए और जल्दी से जल्दी गुनहगारों को फांसी की सजा। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं जब मैं कहता हूं कि मैं हैदराबाद से हूं, क्योंकि जब डॉक्टर दिशा का केस हुआ, जब एसिड का अटैक हुआ था लड़कियों के ऊपर, तो हमारे जो अधिकारी, हैदराबाद के पुलिस अधिकारी है, खास तौर पे तेलंगाना पुलिस के जो अधिकारी है सज्जनार, एक रियल हीरो के तौर पे मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर एक अच्छी सी सिनेमा बने। डॉन जो देश के खिलाफ काम करे, सो लोगों के ऊपर, बड़े बड़े माफिया लीडर, माफिया डॉनों के ऊपर सिनेमा बना करके पैसा कमाने वाले उन डायरेक्टरों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग सज्जनार जैसे ऑफिसर के ऊपर अपनी एक सिनेमा बनाएं और उनकी कार्यशैली को हर विभाग में प्रचलित किया जाए ताकि लोग उससे सीख लें और गद्दारों को जब का हिसाब तब करने का पता चल जाता है तो कोई भी गद्दार देश के खिलाफ या किसी लड़की के खिलाफ ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी नहीं पाता। मैं सल्यूट करता हूं हमारी तेलंगाना पुलिस को, जिन्होंने ऐसे कामों के टाइम पर किसी भी तरह का मौका देते हुए उनकी हरकत को उन्होंने पकड़ा और जैसा वो लोगों ने एक हरकत के बाद दूसरी हरकत करने की कोशिश की, उनके साथ वही व्यवहार किया जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। और ख़ास तौर पे जो खूंखार ऐसे आदमखोर जानवरों के साथ जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था, वो हमारी पुलिस सक्षम है उसमें करने में। मैं समझता हूँ कि दूसरे स्टेट की भी पुलिस इनके साथ बातचीत करके, इनके तौर तरीके को समझ करके वो भी अगर लागू करती हैं तो देश में एक अच्छे मैसेज जाएगा और दरिंदों के दिल में डर पैदा होगा। जब निर्भया का हादसा हुआ था उस टाइम पर वहाँ के अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे और वहाँ की जबकि गवर्नमेंट जो भी थी, उन्होंने स्पॉन्टेनियसली लेवल बेस्ट कोशिश की कि उस निर्भया की जान को बचाया जाए। निर्भया को सिंगापुर
ले जाया गया, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश पुरजोर ताकत के साथ की गई थी। लेकिन इस लड़की को पहले वहाँ के छोटे से हॉस्पिटल में ले गया, फिर वहाँ से करीबी कोई अलीगढ़ में समझता हूँ वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में ले गए, बाद में 9 दिन के बाद उसे दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके आया गया। ये इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली क्यों नहीं किया गया, क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वो किसान की बेटी थी या गरीब की बेटी थी, या उसके पीछे कोई दबंग नेता का हाथ नहीं था, या कोई दबंग अधिकारी का हाथ नहीं था। ये बड़े दुख और तकलीफ की बात है। एक तरफ हम बात करते हैं कि देश के अंदर सब समान है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि रूल ऑफ लॉ के जिक्र किया गया कि सब जने समान है कानून की नज़र के अंदर और कानून के व्यवहार की शैली के अंदर। लेकिन ये क्या, अगर सपोज यही हादसा अगर कोई नेता की बेटी के साथ हो जाता, कोई अधिकारी की बेटी के साथ हो जाता, या कोई बड़े से बड़े अफसर की बेटी के साथ हो जाता, तो कैसी हलचल हो जाती थी? अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया जाता था, माने जिसमें कसूरवार ना भी हो उनको कसूरवार खड़ा किया जा सकता था, क्योंकि उसमें बड़े लोग का हाथ था। लेकिन ये गरीब, लेकिन मानो समझो किसान से बड़ा अमीर इंसान इस देश में कोई भी नहीं है। उसकी काम कार्यशैली से ही, उसकी बदौलत ही हम तक अन्न पहुंचता है। हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा राजा के साथ करते हैं, जैसा कोई बड़े आदमी के साथ करते हैं, तभी हम और उन्नति की ओर जाएंगे। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और की रोल किसान का ही है। तो किसान की बेटी और जो किसान माँ खेती के लिए गई, बेटी भी साथ में खेती के लिए गई, और खेत में इतनी घिनौनी हरकत होना ये बहुत दुख की बात है। मैं सभी भाइयों से और बहनों से, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ, लेकिन कल रात से बहुत चिंतित था और रात से मैं सो नहीं पाया और बार बार सोच रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि भाई क्यों बात करूं, मुझे क्या करना है इससे। शायद इसमें कुछ लोग लूज कमेंट करेंगे, चाहे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे क्या लेना, मुझे इससे क्या करना है, ऐसा सोचा था। लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। हर देश का वासी इस पर बात करना चाहिए, हर देश के इंसान इस पर अपनी पुरजोर ताकत के साथ इसका विरोध करना चाहिए, तभी देश इसे प्रायोरिटी में लेगा। मैं बोलता हूं कि देश की प्रायोरिटी आर्थिक व्यवस्था बाद में, स्त्री की प्रायोरिटी पहले, माने स्त्री सुरक्षा की प्रायोरिटी पहले। अगर एक तरफ वुमेन्स डे के टाइम पर बोलते हैं कि भाई एक नारी ठीक है तो जो सब पूरा परिवार ठीक है, अभी परिवार ठीक है तो स्टेट ठीक रहता, माने सोसाइटी ठीक रहती, सोसाइटी ठीक रहती तो स्टेट ठीक रहता। जब स्त्री ही की सुरक्षा नहीं है तो स्टेट क्या रहेगा, सोसाइटी क्या रहेगी, कंट्री क्या रहेगी। तो पहली प्रायोरिटी वुमेन्स सिक्योरिटी के लिए दिया जाए। हाल ही में मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक प्रोग्राम में मैं, जहां पर मेरी बेटी नैना जायसवाल पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर है, तो एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां पर भी देखा कि वहां की गवर्नमेंट काफी तेजी के साथ लड़कियों के प्रति हो रहे अत्याचार के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। दिशा पुलिस स्टेशनों का एक मॉडल बनाया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई काम केंद्र सरकार करे और ऐसे दरिंदों के ऊपर अंकुश लगे। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि मेरा इंटेंशन भाषण देना या आप लोगों को कुछ समझाना नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि आप सब आवाज़ उठाएं इस हादसे के, और मेरी पूरी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस पुण्यात्मा जो इस दुनिया में नहीं रही, उस के माता पिता परिवार के पूरे सदस्यों को भगवान इतनी ताकत दे कि इतनी बड़ी क्षति जो हुई है उसकी भरपाई करे और ऐसी दुर्घटनाएं फिर ना घटे। ये उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।